हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम के लिए जो आपके इतिहास के प्रश्न आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए जो है इतिहास के कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपकी इस परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, कारण निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग कहा जाता है, या फिर आपसे सांस्कृतिक युग भी पूछ सकता है इसी में। तो ऑप्शन आपके सामने है, नवपाषाण युग को, पुरापाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, फिर लौह पाषाण युग को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को जो है कैलकोलिथिक युग या सांस्कृतिक युग कहा जाता है, जिन पत्थरों में जिन पत्थरों को औजार के साथ ही पत्थर के उपकरण का प्रचलन था, उन्हें ही ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक या कैथोलिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है कि इंद्र और उनका हाथी, या उर्वशी एवं स्वर्ग, या फिर ऑप्शन सी कहते हैं पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, या फिर सोम और इस पर पेय पर नामांकित देवता का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बोले तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवता का को समर्पित है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? जो त्रिपिटक है ये किसकी धार्मिक पुस्तक है? क्या जैन धर्म की, हिंदू की, पारसी की, बौद्ध की, या फिर ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी डी बोले तो बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, करा कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? क्या अजातशत्रु ने चयन किया था, कालाशोक ने, उदयन ने, या फिर कनिष्क ने? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? तो किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? क्या बिना जोती हुई जंगली भूमि को, या फिर सिंचित भूमि को, या फिर घने जंगल वाली भूमि को, या फिर जोती हुई भूमि को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में एक में से अधिक? तो किस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता है? अपराहत किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या बिना जोती हुई जंगली भूमि को। अगला प्रश्न है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक क्या नरसिंह देव, विजय देव, हरिदेव, या फिर न्यायदेव, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक में से उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब न्यायदेव। न्यायदेव जो है कर्नाट वंश के संस्थापक थे। अगला दोस्तों का प्रश्न, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? क्या अशोक के युग में, कनिष्क के युग में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या फिर हर्ष के युग में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कनिष्क के राजयुग में जो है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? 16 महाजनपदों की सूची जो थी वो किसमें उपलब्ध है? क्या महाभारत में, अगुंतरा निकाय में, या फिर छंदोग्य उपनिषद में, या फिर संयुक्त निकाय में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 9 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है प्रथम मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व
दूसरी शताब्दी या फिर उस ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ईसा पूर्व छठी शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। जो अशोक का धम्म था उसका मूल संदेश क्या था। क्या राजा के प्रति वफादारी था, शांति एवं अहिंसा था, बड़ों का सम्मान था, धार्मिक सहनशीलता थी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से अधिक। तो ये ऑप्शन है आपके सामने। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। 10वें का हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर जो है आधारित है। क्या जो है आर्थिक संबंध पर, या फिर शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर, या फिर विदेश नीति पर, या फिर धन संचय पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक रही है ये किस पर आधारित है। तो इसका भी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो क्या हो जाएगा कौटिल्य जो चाणक्य थे, चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों पर और अभ्यास की पुस्तक है, और इसमें इस राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो कि विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें जो है सप्तांग सिद्धांत हैं जो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, कुंड, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या होती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है अर्थशास्त्र पुस्तक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो कौन सा, क्या कल्याण, या फिर ताम्रलिप्त, या फिर जो है आपका भचोड़, या फिर कैम्बो। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, या फिर इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ताम्रलिप्त। बंदरगाह जो है बंदरगाह गुप्त काल का उत्तर व्यापार के लिए ताम्रलिप्त में की उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है इस कह रहा है कि इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो क्या सुश्रुत थे, या फिर सूदक थे, या फिर सौमिला थे, या फिर शौनक थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, इनमें से अधिक। 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि चीनी यात्री हेन त्सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन प्राप्त किया था। जो हेन त्सांग था चीन का जो यात्री था उसने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन प्राप्त किया था। क्या तक्षशिला से, विक्रमशिला से, मगध से, या फिर नालंदा से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नालंदा से। जो चीन का यात्री था हेन त्सांग उसने नालंदा विश्वविद्यालय से जो है अध्ययन प्राप्त किया था, नालंदा से। अगला प्रश्न है, कह रहा कि सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। तो क्या मथुरा था, वाराणसी था, पाटलिपुत्र था, या फिर कांची था। तो इसका सही जवाब क्या है, सूती वस्त्रों के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था उस समय में। तो ये मथुरा रहा है उस टाइम। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो संगम साहित्य में किस राजवंशों का उल्लेख नहीं है। क्या कदम का, चेर का, चोल का, या फिर पांड्य का। तो जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो कदम है, कदम राजवंशों का संगम साहित्य में कोई भी उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस जो है इसका लेखक कौन है। क्या अश्वघोष है, कालिदास हैं, विशाख दत्त हैं, या फिर भास हैं। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य जो है कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि की रचना है, या किस कवि ने लिखा है। तो क्या बालभट्ट ने, चंद्रवरदाई ने, कालिदास ने, फिर हरिसेन ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कुमार संभवम जो है ये कालिदास की रचना है। कुमार संभवम की रचना
महाकालिदास ने की थी। और इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें जो है 17 सर्ग हैं। 17 सर्ग हैं जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? जो चोल काल था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? क्या ग्राम पंचायत के लिए यानी कि विलेज असेंबली के लिए, या फिर राजपूत राजवंश के साथ युद्ध के लिए, या फिर श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, या फिर तमिल संस्कृति की उत्पत्ति के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो इसका 19 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जो चोल काल था ये प्रसिद्ध था विलेज असेंबली अर्थात विलेज जो ग्राम पंचायत के लिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे? जो दक्षिण भारत के मंदिर थे इनके आकर्षण द्वार क्या कहलाते? क्या शिखर कहलाते थे, देवालय कहलाते थे, गोपुरम कहलाते थे, मंडप कहलाते थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, फिर एक से अधिक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोपुरम। ऑप्शन सी गोपुरम कहलाते थे। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कह रहा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? क्या गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, या फिर परुस्पणी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परुस्पणी नदी पर। परुस्पणी नदी पर प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध लड़ा गया था। 10 राज युद्ध था, इसमें 10 राजाओं का युद्ध था जो परुस्पणी नदी में लड़ा गया था, और वर्तमान में यह रावी नदी है और इसके तट पर लड़ा गया था, जिसमें से भारतों के राजा सुदास, भारतों के राजा कौन थे? सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दूह, यदु, पुरु और तुर्वुज तथा 5 लघु सूक्ष्म का समूह सम्मिलित था, जिसमें पुरोहित विश्वामित्र भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो हड़प्पा में जो है किस मिट्टी के जो बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? पांडु, लाल, नीला, हरा, या फिर नीला? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाल रंग। जो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? क्या ये लुम्बिनी में हुआ, बोधगया में, कुशीनगर में, या फिर कपिलवस्तु में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी आपका कुशीनगर में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण अर्थात जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? तो समान कौन सी नहीं थी? क्या वेदों के प्रति उदासीनता, या फिर आत्मदमन, या फिर रीति व रिवाजों का अस्वीकृति, या फिर अहिंसा? तो 24 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? आत्मदमन। आत्मदमन जो है ये समान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र विशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्या मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा, या फिर गुप्त के द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी के द्वारा जो है विश्व का पहला गणतंत्र विशाली जो स्थापित किया गया था। वैशाली जो है वैशाली किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, स्थापित किया गया था। अगला है, इंडिका के लेखक कौन था? इंडिका के लेखक कौन है? क्या विष्णुगुप्त हैं, डाइमेकस हैं, या फिर मेगस्थनीज हैं, या फिर पिलनी हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो हैं इंडिका के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो क्या जूनागढ़, नासिक, भितरी, या फिर सांची? तो सही जवाब है आपका जूनागढ़। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था? गुप्त सम्राट कौन सा था जिसने होड़ों को पराजित किया? क्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्तनगुप्त ने, या फिर रामगुप्त ने, या फिर समुद्रगुप्त ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त हैं इसने जो है होड़ों को सर्वप्रथम पराजित किया था।
अगला प्रश्न है, करा कि कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, पुराण, इंडिका या फिर राजतरंगिणी? तो सही जवाब क्या है? कल्हड़ की जो पुस्तक थी उसका नाम था राजतरंगिणी। कल्हड़ ने राजधानी में कश्मीर का इतिहास लिखा था और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जय सिंह, जो कि 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण की। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अद्यंतपुर शिक्षा का केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? जो ओदंतपुर था, ओदंतपुर, यह शिक्षा का केंद्र जो है किस राज्य के द्वारा अवस्थित किया गया? क्या बंगाल, बिहार, तमिलनाडु या फिर गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या है? बिहार। ओदंतपुर जो है शिक्षा का केंद्र बना किस राज्य के द्वारा? बिहार के द्वारा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग किसको कहा जाता है? ये अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस युग में स्थापित हुआ था? क्या कुषाण युग में, गुप्त काल में या फिर मौर्य काल में या फिर पाल के काल में? तो किसके युग में हुआ था ये होता दोस्तों आपका ऑप्शन बी अर्थात गुप्त के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, गुप्तों के काल में। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत थी? तो अछूत की जो अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत किसमें हुई थी? क्या ऋग्वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर उत्तर वैदिक काल में या फिर धर्मशास्त्र में? तो सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? कहता है ईसा पूर्व 6वीं सदी के विश्व में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कही गई थी? क्या वैशाली, स्पार्टा, एथेंस या फिर पाटलिपुत्र? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब आपका वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो क्या ईंटों का बना था, लकड़ी का बना था, पत्थर का बना था या फिर मिट्टी का बना था? तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन बी अर्थात लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हारहार की खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल विस्तार में अद्भुत जो है प्रकाश में आए थे या सामने आए थे। अपने प्रकाश में आने का श्रेय सुपरसर को कहा जाता है। बुलंदी बाग के नगर परकोटे से खंडहर तथा कुम्हारहार से राजप्रसाद के खंडहरों की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिसमें प्रमाणित किया गया कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, तो किस अभिलेख में यह सामने आया है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो दक्षिण भारत तक था? किस अभिलेख के द्वारा? तो क्या कलिंग अभिलेख जो कलिंग शिलालेख के द्वारा या फिर अशोक का सिरनार शिवालेख के द्वारा या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख के द्वारा या फिर अशोक का सपारा शिलालेख के द्वारा? तो ये ऑप्शन इसका सही जो होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ जो है शिलालेख के द्वारा। अगला है, कला की कंधार शैली निम्नलिखित में से किस समय फूली फली? तो कला की जो कंधार शैली थी वो किसके शासनकाल में फूली फली? क्या कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में या फिर मौर्यों के समय में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, कुषाणों के समय में। कुषाणों के समय में कला की कंधार शैली काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई। और कुषाण शासन के कनिष्क के शासनकाल में कला के जो है क्षेत्रों में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। नंबर 1 था गंधार की शैली, नंबर 2 था मथुरा की शैली। इन दोनों को कनिष्कों की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार की शैली ग्रीक कला से प्रभावित थी। 7 नंबर प्रश्न है, करा कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्या चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को या फिर समुद्रगुप्त मौर्य को? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त मौर्य को जो है
प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये जो सातों समुद्रों का घोड़ा इसका पानी पीता था। जो समुद्र थे, 7 समुद्र थे, इसका घोड़ा सातों समुद्रों का पानी पीता था। अर्थात इसका जो है इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है जगहों पर इसका शासन था, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 38 नंबर का, कह रहा भगवान संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो क्या पार्थियन की, हिंद यूनान की, या फिर कुषाण की, या फिर गुप्त की? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, गुप्त की। भागवत या वैष्णव धर्म का चरमोत्तम गुप्त राजाओं के शासन में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और तथा इन्होंने अपनी राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासन परम भागवत की उपाधि धारण किए थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों के राज श्रृंग काल में था। और अब आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि संगम युग में उरायूर, संगम युग में जो था उरायूर किसके लिए विख्यात था? तो क्या मसालों के लिए व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या फिर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या फिर विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बोले तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरायूर। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरायूर संगमकालीन चेलों की राजधानी थी। यह कार्य एवं वर्णनत नामों में संबंधित है या प्रसिद्ध है। संगम युग में उरायूर कपनी तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन जो है, क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? क्या गुप्त काल की, प्रतिहार की, राष्ट्रकूट की, या फिर सातवाहक की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुप्त काल। गुप्त काल में जो नगर अंत की ओर अग्रसर हुआ, संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर से पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उसमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया था, या फिर वहाँ के अवसरों की प्राप्ति समृद्धि हुई। पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण नगर हिंसांग के आगमन तक गांव बना रहा था, और मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हार, सैनपुर, सोहगौर और उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हास्य के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो को कुल ये 40 प्रश्न जो कि आपके बीपीएससी सहित अन्य एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।